फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु ज्ञानम। इट्स ऑल अबाउट होम साइंस। अब आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका होम साइंस एग्ज़ाम के लिए मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो हेल्पफुल बहुत है, क्योंकि ये मस्ट डू कंटेंट सिलेबस को कवर कर रहा है जो आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है। ये मस्ट डू सिलेबस हमारे आरडी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डीडी जोन 2 एंड HOS RP VV IP एक्सटेंशन के गाइडेंस में और हमारे कुछ प्रतिभाशाली टीचर्स के द्वारा तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे जो कंटेंट है इस बार का आपका टर्म 2 में वो क्या क्या है। आपके टर्म 2 के एग्ज़ाम में 3 यूनिट्स आएंगी टोटल। पहली यूनिट आएगी कपड़े एवं परिधान, दूसरा संसाधन प्रबंधन और तीसरा संचार एवं विस्तार, जिसके मार्क्स हैं कपड़े एवं परिधान के 15 मार्क्स, 12 मार्क्स आएंगे संसाधन प्रबंधन के और 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे संचार एवं विस्तार से। इसका टोटल होता है 35। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आप दे चुके हैं। कुल मिला के जो आपका एग्ज़ाम है टर्म 2 का, दैट इज़ ऑफ 50 मार्क्स। तो अब हम यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। वस्त्र एवं परिधान में सबसे पहला शब्द आता है, अगर हम बात करते हैं तो वो है विबग्योर। विबग्योर क्या है? जब बारिश होती है, बारिश के बाद आसमान को हम साफ आसमान को देखते तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और उसको नाम करने का एक आसान सा यहाँ पे तरीका बताया गया है कि हम विबग्योर वर्ड को याद कर लें। विबग्योर means violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। और दूसरा जो एब्रीविएशन हमें याद करना है वो है NIFT, यानी राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी। अब हम डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। डिज़ाइन एक्चुअल में क्या होता है? डिज़ाइन शब्द का अर्थ है हम जब किसी वस्तु को और अधिक ढंग से, अच्छे ढंग से निखार देते हैं, सुंदर बना देते हैं। इसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं। डिज़ाइन उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के मानवीय सामर्थ्य है जो व्यक्ति और सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करती है। डिज़ाइन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक डिज़ाइन और अनुप्रयुक्त या अलंकृत डिज़ाइन। संरचनात्मक डिज़ाइन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन होती है अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। क्लियर? तो जो संरचनात्मक डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन परिधान के मूल कटाई या आकार को संदर्भित करता है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि जो किसी भी परिधान की मूल कटिंग होती है, जैसे ए लाइन ड्रेस आपकी हो गई, ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम से दिखा देती हूँ। ये आपकी ए लाइन ड्रेस हो गई, ठीक है। तो ये जो इसकी कटिंग है ए लाइन, ये इसकी संरचनात्मक डिज़ाइन हो गई। क्लियर? अलंकृत डिज़ाइन क्या होती है या अनुप्रयुक्त डिज़ाइन? मूल संरचना के ऊपर कोई भी कारीगरी की गई हो, कोई पैच लगाया गया हो, जैसे कि अभी मैंने इस पर फ्लावर बना दिया। तो ये जो डिज़ाइन है, ये आपकी आउटलाइन जो कर रही है ए लाइन, ये हो गई आपकी संरचनात्मक डिज़ाइन। अनुप्रयुक्त डिज़ाइन ये हो गया, यहाँ मैं कोई लेस लगा दूँ, ये अनुप्रयुक्त डिज़ाइन हो गई। क्लियर? अब आता है डिज़ाइन के तत्व। डिज़ाइन के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, ये हैं 4 तत्व हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हैं रंग, रंग के बाद आता है बनावट, रेखा या और आकार या रूप। ये 4 तत्व हैं। सबसे पहला जो तत्व हम अभी पढ़ने जा रहे हैं डिज़ाइन का, वो है रंग। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है उसके रंग पर, वहीं से हम उसको पहचानते हैं। तो मुंसिल रंग चक्र के अनुसार रंग 3 रूप के होते हैं।
यू, मूल्य और आभा। ठीक है, यू, मूल्य और आभा, ये हम इसको रंगों की विशेषताएं भी कह सकते हैं। यू होता है रंग का नाम, नेम ऑफ द कलर, जैसे लाल, लाल जो लाल रंग का ह्यू को हम लाल कहेंगे। मूल्य किसी भी रंग का हल्कापन या गाढ़ापन, यानी कोई भी रंग कितना हल्का है या गाढ़ा है। हल्का और गाढ़ा रंग जो है वो जब हम किसी भी कलर में, किसी भी रंग में सफ़ेद रंग, वाइट कलर ऐड करते हैं तो वो हल्का होता चला जाता है, और जब ब्लैक कलर ऐड करते हैं तो वो गाढ़ा होता चला जाता है। हल्के होने को आभा या टिंट कहते हैं और गाढ़े होने को हम उसकी रंगत या शेड कहते हैं। क्लियर। क्रोमा, तीसरा है क्रोम या तीव्रता। किसी भी कोई भी रंग कितना ब्राइट है यानी चमकदार है या कितना मंद है, डल है, वो उसकी क्रोम या तीव्रता कहलाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या जानना है, वो जानना है ग्रे पैमाने के बारे में। ग्रे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ग्रे पैमाना रंग के मान का अनुमान लगाने के लिए 11 ग्रेड्स दिए गए हैं। एक ग्रे स्केल होता है, जैसे हमारी नॉर्मल स्केल होती है उस टाइप का एक ग्रे स्केल होता है। आपने कलर शेड्स का देखा होगा, जब हम पेंट के लिए मंगाते हैं उसमें एक शेड्स दिए होते हैं, जैसे 11 खाने होंगे, जो टोटल 11 ग्रेड होंगे। काले रंग का मान होता है 0 और 10 जो है वो सफ़ेद रंग को दर्शाता है। जो सेंटर पॉइंट होगा यानी ग्रे कलर, वो 5 उसका ग्रेड होगा। तो कोई भी कलर अगर 0 की तरफ जा रहा है तो उसका शेड है, आपने रंगत पढ़ी थी, और 10 की तरफ जा रहा है तो वो उसकी आभा है। यानी कि किसी भी कलर में जो लाइट कलर की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और डार्क की वैल्यू कम होती जाती है। क्लियर। और सेंटर में जो मेन पॉइंट आता है ग्रे कलर की वैल्यू मध्य है वो 5 है। तो अब हम पढ़ेंगे मुंसिल के रंग चक्र के अनुसार रंग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग एवं तृतीयक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? जो रंग किसी अन्य रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग होते हैं जो 2 प्राथमिक रंग को मिलाकर बनते हैं। तो प्राथमिक रंग आपके कौन से हो गए हैं? इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लाल, नीला और पीला। अब 2 प्राथमिक रंग को, यानी कि अगर हमने पीले और नीले को मिलाया तो कौन सा कलर बन जाएगा? हरा कलर बन जाएगा। लाल और पीले को मिलाया तो नारंगी हो जाएगा, और लाल और नीले को मिलाया तो बैगनी कलर हो जाएगा। तो 2 प्राइमरी रंग को मिलाकर एक द्वितीयक कलर बनता है। तो प्राइमरी रंग हमारे पास 3 हो गए, द्वितीयक रंग 3 हो गए। अब आता है तृतीयक या मध्यवर्ती रंग। एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग, यानी कि जैसे प्राथमिक रंग हमने पीला लिया और द्वितीयक रंग लिया हरा, तो आप एक कलर बन के आ जाएगा पीला हरा। ठीक है। इसी तरीके से लाल और हरा बन सकता है, ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन बन सकता है। तो जो टोटल तृतीयक कलर होते हैं वो 6 होते हैं। तो एक कलर व्हील में टोटल कितने कलर होंगे? 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शरी, यानी कि टोटल 12 रंग होंगे। क्लियर है? अब इसके अलावा उदासीन रंग होते हैं जो बिना रंग के होते हैं, जैसे कि सफ़ेद, काला, भूरा और धात्विक रंग, ये इनको हम उदासीन रंग कहते हैं। कपड़ों के रंग का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है? जब हम कपड़े के लिए, अपने कपड़ों के लिए रंग का चुनाव करते हैं तो क्या इन बातों को ध्यान में रखना है हमें? पहला जो ध्यान रखना है वो है व्यक्तिगत पसंद। हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती है, उस व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से वो कपड़े लेता है। दूसरा है रंग सेलेक्ट करता है, मौसम कैसा है, बहुत गर्मी है तो हम गाढ़ा कलर नहीं पसंद करते हैं, हल्का कलर पसंद करते हैं। किस अवसर के लिए पहनना है,
पार्टी के लिए पहनना है, डेली वेयर का है, हमारा शादी का फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, स्कूल का कोई प्रोग्राम है, हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखते हैं। जलवायु कैसी है उसके हिसाब से हम रंग का चुनाव करते हैं। और फैशन, कई बार फैशन हमें बहुत प्रभावित करता है, कभी लाल रंग इन होता है, कभी फैशन में होता है, कभी नीला रंग फैशन में होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े खरीदते हैं। अब आता है पैंटॉन शेड कार्ड। पैंटॉन शेड कार्ड क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है और इंपोर्ट होते हैं कपड़े, बहुत सारे वस्त्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसके लिए और हर एक जगह की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, तो कलर के नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए एक पैंटॉन शेड कार्ड तैयार किया गया है जिसमें लगभग सारे शेड्स, कलर के सारे शेड्स अवेलेबल हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता प्राप्त है। हर एक रंग को एक कोड नंबर दे दिया गया है और उस कोड नंबर के हिसाब से उस कपड़े को, उस रंग को जाना जाता है। जैसे कि रेड है तो उसे रेड नहीं जान के सपोज उसका कोड दिया हो गया है 041, तो 041 सबके हर जगह के लिए एक ही है। मीन्स हर जगह वो चाहे रेड को किसी और नाम से क्यों ना जानते हो, पर 041 इज़ रेड। समझ गए? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्डर करने में मदद मिलती है, जिससे लैंग्वेज चेंज होने से कोई नुकसान नहीं होता है। वस्त्र निर्माण के विभिन्न चरणों में रंग का अनुप्रयोग किया जाता है। कब कब वस्त्रों में रंग का अनुप्रयोग किया जाता है? तो टोटल 4 है। एक तो पहला जो आता है वो आपका है ड्रेसों के निर्माण के दौरान, दूसरा है धागे के निर्माण के दौरान। रेशे के निर्माण के दौरान भी कपड़ों को रंग दिया जाता है। बहुत ही महंगी प्रक्रिया है ये और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये तरीका ज़्यादा अपनाया नहीं जाता है। दूसरा है धागे के निर्माण के दौरान। धागे के निर्माण के दौरान रंगाई बहुत सी डिफरेंट डिज़ाइन को बनाने में मदद करती है। कुछ जैकार्ड रंगे कपड़े या बुनकर तैयार किए जाते हैं। अगर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न चाहिए, कोई पट्टू चाहिए, चौकदार कपड़ा चाहिए, तो भी धागे में के समय में ही, निर्माण के समय में भी धागों को रंग दिया जाता है। तीसरा जो कलर किया जाता है वो वस्त्र निर्माण के दौरान। ये प्रक्रिया सबसे अधिक प्रचलित है कि वस्त्र का जब निर्माण हो जाता है उसी समय कपड़ों की रंगाई की जाती है और ज़्यादातर इसमें सिंगल कलर बनाए जाते हैं। बंधाई और बाटिक प्रक्रिया द्वारा डिज़ाइन वाले वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं। चौथा जो रंग दिया जाता है वो वस्त्र के निर्माण के उपरांत दिया जाता है, यानी कि जब वस्त्र बन जाता है तब उसको रंगा जाता है। अब हम जानते हैं रंग योजनाओं के बारे में। रंग योजनाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है संबंधित रंग योजना और दूसरी है विषम योजना। संबंधित रंग योजना में कम से कम एक रंग सामान्य होता है, जबकि विषम रंग योजना में रंग चक्र के दूर वाले रंगों के प्रयोग करके बनाई जाती हैं। संबंधित रंग योजनाओं में जो योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है एक वर्णी सुमेल का अर्थ है कि एक रंग पर आधारित है। मोनोक्रोमैटिक जिसको हम कहते हैं, इसमें एक रंग की ही डिफरेंट वैल्यू या क्रोमा को यूज़ किया जाता है। जैसे लाल, गुलाबी, मरून, एक ही रंग के डिफरेंट वैल्यू हैं या डिफरेंट शेड्स को यूज़ किया गया है। उसके बाद आता है दूसरी रंग योजना जो आती है, उसमें वो एकरोमैटिक यानी अवर्णी रंग योजना। अवर्णी रंग योजना केवल उदासीन रंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे काला सफ़ेद के संयोजन से बनाई जाती है। तीसरी जो योजना है वो है एसेंटेड न्यूट्रल कलर स्कीम, यानी कि इस योजना में एक सामान्य रंग होता है और एक उदासीन रंग का प्रयोग होता है, जैसे कि सफ़ेद के साथ लाल या सफ़ेद के साथ नीला, काला लाल, काला पीला, इस तरीके से। फिर चौथी योजना इसमें है अनुरूप सुमेल। इसका अर्थ है उस वर्ण संयोजन से है जो वर्ण चक्र के 2 या 3 निकटवर्ती रंगों के उपयोग से प्राप्त किया जाता है, जैसे पीला, पीला हरा और हरा। विषम योजनाएं रंग चक्र के दूर वाले रंगों के प्रयोग करके बनाई जाती हैं। इसमें पूरक सुमेल में 2 रंग का उपयोग होता है जो वर्ण चक्र के एक दूसरे के ठीक सामने होता है, जैसे कि लाल और हरा, यानी वर्ण चक्र यानी जो कलर व्हील मैंने बताई थी उसमें आमने सामने के रंगों का प्रयोग होता है। दोहरा पूरक है, इसमें किन्हीं 2 प्रधान रंग के साथ
उसके दो विपरीत वाले रंग लिए जाते हैं, जैसे दो प्रधान रंग ले लेंगे, पीला और लाल। उसके विपरीत में बैगनी लाल, पीला हरा, इसका उपयोग किया गया। तो ये आपकी दोहरा पूरक हो गई। विभाजित पूरक में क्या होता है कि इस योजना में एक रंग के साथ उसके सामने वाले रंग को छोड़कर उसके अगल बगल के रंगों को लिया जाता है, जैसे लाल के साथ नीला, हरा और पीला। अनुरूप सुमेल और पूरक योजनाओं का संयोजन है। इसमें पड़ोसी रंगों के समूह में प्रधानता के लिए पूरक का चयन किया जाता है, लाल, लाल बैगनी, बैगनी एवं पीला, पीला हरा और हरा। ऋणात्मक सुमेल। ऋणात्मक सुमेल क्या होता है? इस योजना में ऐसे 3 रंगों को लिया जाता है जो रंग चक्र में एक दूसरे से समान दूरी पर हो, जैसे हरा, बैगनी और नारंगी, पीला, हरा, नीला इत्यादि। अब कला का जो डिज़ाइन का दूसरा तत्व है वो है बुनावट या संरचना। वस्त्र को देखने और छूने से जो हमें अनुभूति होती है उसको हम टेक्सचर कहते हैं। बुनावट कैसे हैं, यानी कि कोई भी वस्त्र कैसा दिखता है, देखने में कैसा लगता है, चमकीला है, मंद है, पारदर्शी, अपारदर्शी, इसकी प्रकृति कैसी है, ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, चिपकने वाला है, या छूने पर कैसे लगता है, नरम, कड़क, रूखा, समतल इत्यादि। वस्त्र की बुनावट का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो वस्त्र की बुनावट को निर्धारित करते हैं? इसमें रेशा आता है। रेशा किस प्रकार का है, उसकी लंबाई, उसके गुण से वस्त्र की बुनावट निर्धारित होती है। धागे के प्रकार से, जैसे कि बहुत कम ट्विस्ट दे के धागा बनाया गया है तो सॉफ्ट कपड़ा बनेगा। फिर है वस्त्र निर्माण की कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई है, बुनाई की गई है, फेल्टिंग की गई है, निटिंग की गई है, लेसिंग की गई है, उस तरीके से उसकी टेक्सचर अलग आएगा। कौन सी परिसज्जा की गई है, कड़ा का मार लगाया गया है तो हार्ड फील होगा। और वस्त्र की सतह की सजावट, अगर उसमें कोई लेस लगा दी गई है, कोई कढ़ाई कर दी गई है तो उसका टेक्सचर बदल जाएगा। खुरदुरी और मोटी संरचना वाला कपड़ा जैसे मखमल, कॉर्डरॉय शरीर के आकार को बड़ा दिखाता है, और खुरदुरी और मोटी संरचना वाले कपड़े नहीं, कभी भी हमें नहीं पहनने चाहिए। लिनन, क्रेप और रेशम जैसे मध्यम नरम कपड़े शरीर को पतला दिखाते हैं, उन्हें हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। जो तीसरा तत्व है कला डिज़ाइन या कला का, वो है रेखा। रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, सीधी रेखा और वक्र रेखा। सीधी रेखा, वक्र रेखा इस तरीके से होती है। सीधी रेखा एक अखंडित रेखा है। ये फर्दर जो है 3 तरीके की होती है। लंबवत रेखा जो लंबाई और पतलेपन का भ्रम करती है, यानी कि ये जो आपकी रेखा है ये लंबी रेखा है। क्षैतिज रेखाएं ये परिधान में चौड़ाई का भ्रम करती हैं, पृथ्वी के पैरेलल चलती हैं। और तिरछी रेखाएं जो हैं वो दिशा के आधार पर चौड़ाई या लंबाई का बढ़ाती हैं। जैसे कि अगर हम इसको 90 डिग्री एंगल पे देखते हैं, सेंटर से 45 डिग्री के नीचे जो रेखाएं होंगी वो हमें चौड़ाई का एहसास करती हैं, जो 45 से ऊपर की होंगी वो हमें लंबाई का एहसास कराती हैं। वक्र रेखाएं घुमावदार होती हैं और एक साधारण चाप या जटिल मुक्त हस्त से खींचा हुआ वक्र हो सकता है। बड़े गोल वक्र आकार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आकृतियाँ रेखाओं को जोड़कर बनाई जाती हैं। आकृतियों के 4 समूह हैं। प्राकृतिक आकृतियाँ, प्राकृतिक आकृतियाँ जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, जैसे कि आप सपोज मान लीजिए एक फ्लावर है, ये इस तरीके का फूल है, ये प्राकृतिक आकृति है। अब ये इसको हम फैशनेबल भी बना सकते हैं किसी भी तरीके से, तो वो फैशनेबल शैली हो गई। ज्यामितिक आकार की डिज़ाइन होती हैं जो ज्योमेट्री शेप की होती हैं, गणितीय रूप में बनाया जाता है। और मूर्त आकृतियाँ जो एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन होती हैं, जो किसी विशिष्ट वस्तु जैसे दिखाई नहीं देती हैं, बस आभास देती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिज़ाइन के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरु ज्ञानम। इट्स ऑल अबाउट होम साइंस।